डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी के पास देश की कुल कृषि भूमि का 11% हिस्सा है, लेकिन यूपी देश के कुल कृषि उत्पादन में 21% योगदान देता है। ये बताता है कि प्रदेश का किसान मेहनती भी है और नवाचार की क्षमताओं से भी भरपूर है। सरकार प्रदेश के 28 जिलों में 4000 करोड़ की लागत से खेती में सुधार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। वहीं इसके चलते सीएम ने बाराबंकी में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसान पाठशाला में खेती की चुनौतियों और उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर को भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को पार्टी ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। आज यानी कि शुक्रवार को प्रदेश परिषद सदस्य सूची प्रकाशन और प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम का प्रकटीकरण किया गया। जानकारी के मुताबिक 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं 13 दिसंबर को ही शाम 4 से 5 बजे के बीच नामांकन वापस लिए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं महिला को शरण देने वाले उसके पति को भी गिरफ्तार किया गया है। करीब 6 वर्ष पूर्व अमरोहा के राशिद अली और बांग्लादेशी महिला रीना बेगम ने सऊदी अरब में निकाह किया था। राशिद अली भी कई बार बांग्लादेश गया, जिसके बाद वहां से नेपाल टूरिस्ट वीज़ा से नेपाल के रास्ते दोनों भारत आ गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर पूछताछ की तो मामले से पर्दा उठ गया, जिसके बाद मामले की जांच को गंभीर रूप से जारी कर दिया गया। थाना मंडी धनौरा क्षेत्र अंतर्गत एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि रीना बेगम बांग्लादेश निवासी है। ये अवैध रूप से इंडिया में इसने प्रवेश किया। इसने राशिद निवासी मंडी धनौरा से शादी किया है। पिछले 6 वर्ष पूर्व इसने इस व्यक्ति से शादी करी थी और ये उनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया में हुई थी, जहाँ पे ये लोग काम करते थे। फिर ये बाद में बांग्लादेश आए और बांग्लादेश के टूरिस्ट वीज़ा के माध्यम से नेपाल आए थे और अक्टूबर के महीने में अवैध रूप से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में इन्होंने प्रवेश किया और मंडी धनौरा में आकर रह रहे थे। इन्होंने जो नियमों का उल्लंघन किया, सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया, विधिक कार्रवाई की गई। वहीं वाराणसी में नशीले कफ सिरप की अवैध तस्करी और काले धन की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर और सहारनपुर सहित करीब आधा दर्जन जिलों में छापेमारी की गई। इसके साथ ही रांची और अहमदाबाद में भी टीमों ने दबिश दी। सूत्रों के अनुसार लखनऊ और प्रयागराज की विशेष ईडी टीमें इस अभियान को अंजाम दे रही हैं। नशीले कफ सिरप की अवैध खरीद फरोख्त से जुड़े संदिग्ध कारोबारियों, गोदामों और वित्तीय लेन देन से संबंधित ठिकानों पर तलाशी चल रही है। कई स्थानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। ये कार्रवाई कथित तौर पर उन नेटवर्क्स को केंद्रित करती है जो प्रतिबंधित और नियंत्रित दवाओं को बड़े पैमाने पर अवैध रूप से सप्लाई करते रहे। ईडी की टीमों ने सुबह से ही एक साथ कई राज्यों और जिलों में छापेमारी शुरू। वहीं बिजनौर के नांगल थाने से मारपीट का एक मामला सामने आया है। बता दें कि यहां पर 2 पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी दे दें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बच्चे के साथ मारपीट का आरोप लगाया, तो वहीं उसी पक्ष के लोगों ने युवकों को अपने मोहल्ले में रोककर गाली गलौज और मारपीट भी की, जिसके चलते वायरल वीडियो में विवाद के बीच एक बच्चा युवकों पर हाथ उठाते हुए भी नजर आ रहा है। साथ ही स्थानीय लोग बीच बचाव कर माहौल को शांत करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। दिनांक 11 दिसंबर 2025 को थाना नागल के ग्राम सौफतपुर में रवि कुमार नाम के एक व्यक्ति जो अपने घर जा रहे थे, उन्हीं के गांव के रहने वाले शौकत व सदाकत ने उन्हें अपने घर के सामने रोक लिया। उनके साथ गाली गलौज, मारपीट व धमकी दी, जिसके संबंध में वादी की एप्लीकेशन पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा तत्काल ही लिखा गया है और दोनों ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिन्हें आज जेल भेजा जाएगा। प्राथमिक जांच में यह प्रकरण दोनों परिवारों के बीच बच्चों को खेलने में हुए विवाद के कारण हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा इस विवाद को सांप्रदायिक ढंग से प्रेस किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से निराधार है। वहीं कौशाम्बी में प्राथमिक विद्यालय थांभा अलावलपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 चलाया जा रहा है, जिसके चलते साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान, साथ ही नए आपराधिक कानूनों के संबंध में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्पेशल टीमों द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं, बालिकाओं को नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन
एवं विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई, जिससे वो किसी भी समय इसका उपयोग कर सके। तो पीलीभीत के विकासखंड बिलसंडा में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में दिखाया। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपने घर से ऑनलाइन हाजिरी लगाने के बाद अपने केंद्र पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत खराब हुई और अचानक मौत हो गई। वहीं मृतका के पति ने आरोप लगाया कि SIR फॉर्म भरवाने को लेकर अधिकारी अनावश्यक दबाव बना रहे थे। एक तरफ पुष्टाहार वितरण कराया जाता है, वहीं SIR फॉर्म भरवाने का दबाव बनाया जा रहा था। कार्यकर्त्री की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल मृतका का अंतिम संस्कार किया गया है। मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से मां का साया उठ गया। मेरी वाइफ थी तारावती, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, जो कि SIR में ड्यूटी लगी थी। उसमें प्रेशर उनके ऊपर बहुत था। ऑनलाइन काम करना पड़ता था, स्टार बांटने के लिए प्रेशर था, प्लस हमें डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसको कल सुबह 11 बजे के करीब हार्ट अटैक हो गया ड्यूटी के दौरान। कहीं शिकायत हो रहा है कि आपने? शिकायत तो नहीं की, सूचना विभाग के अधिकारियों को दे दी गई। हम मेरी वाइफ थी तारावती, आंगनबाड़ी का। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र सैलानियों के लिए खुला है, जिस बीच टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि यहाँ के जिप्सी संचालक टाइगर रिजर्व में खुद का और सैलानियों का जीवन संकट में डाल रहे हैं। यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टाइगर किस तरह जिप्सी का शीशा नोचने की कोशिश कर रहा है, जिससे एक बड़ी घटना घट सकती है। पहले भी यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें टाइगर का जिप्सी चालकों ने रास्ता रोका था। वहीं संभल के दीपा सराय स्थित चौक पर पुलिस चौकी बन गई है। बता दें कि यहाँ पर हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थर फेंके गए थे, जिन पत्थरों से पुलिस चौकी को बनाया गया। सपा सांसद के घर से 100 मीटर दूर दीपा सराय एवं हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। हिंसा के दौरान फेंके गए पत्थरों को एकत्रित किया गया। 6 ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंटों को पुलिस चौकी पर पहुंचाया गया, जिसका प्रयोग चौकी के निर्माण में किया जा रहा है। जिस बीच मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुति के साथ मां दुर्गा सप्तमी के पाठ के साथ पूजन शुरू हुआ। साथ ही DM और SP सहित आला अधिकारी पुलिस चौकी पर पहुंचे। वहीं सीतापुर में परसेंडी के गन्ना उत्पादक औद्योगिक सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसमें कुल 227 नवयुगल धार्मिक रीति रिवाज से विवाह बंधन में बंधे। समारोह में विकासखंड परसेंडी, नगर पंचायत और नगर पालिका के सहित कुल 227 नवयुगल विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों व जिला समाज कल्याण अधिकारी BDO परसेंडी ने नवविवाहित जोड़ों को विवाह उपरांत सामग्री का वितरण किया। समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया कि लाभार्थियों को सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली 60,000 रुपये की धनराशि कन्या के खाते में व उपहार सामग्री व मिष्ठान का वितरण किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कोडिन कफ सिरप मामले में अपने जुड़े होने से इनकार किया है। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। धनंजय सिंह ने कहा कि अखिलेश क्षत्रिय विरोधी हैं, इसलिए इस प्रकरण में मेरा नाम घसीट रहे हैं। उन्होंने अखिलेश समेत उन्हें बदनाम करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दी। तो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए धनंजय सिंह नजर आए। कफ सिरप मामले में धनंजय सिंह ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी है और यही वजह है कि उनका नाम इस संदर्भ में जोड़ा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के गांधी और पर्वतीय गांधी के नाम से विख्यात जननायक इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती पर बनाई जा रही विशेष डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंड के जननायक इंद्रमणि बडोनी का फिल्मांकन गुरुवार को मसूरी शहीद स्थल में किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध गढ़वाली गीत कू होलू समेत अनेक दृश्य कैमरे में कैद किए गए। यह फिल्म आगामी मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में प्रदर्शित की जाएगी। मुहूर्त शॉट का क्लैप पूर्व पालिका अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश ढोंडियाल ने दिया और निर्देशक ने बताया कि 24 दिसंबर को इंद्रमणि बडोनी जी की 100वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसी अवसर पर डॉक्यूमेंट्री का भव्य प्रदर्शन भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड राज्य निर्माण के सच्चे जननायक थे। उनके विचार और संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। आज कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि राज्य निर्माण में बडोनी जी की क्या भूमिका रही। भंडारी ने शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से बडोनी जी पर आधारित पाठ्यक्रम शामिल नहीं किए गए हैं, न ही ऐसी संरचनाएं विकसित हो रही हैं जिनसे नई पीढ़ी को इन महापुरुषों के योगदान की जानकारी मिले।
प्रदीप भंडारी इससे पहले भी गढ़वाली संस्कृति और पितरों पर आधारित फिल्म पितृकूड़ा बना चुके हैं, जिसे काफ़ी सराहना मिली। उन्होंने कहा कि हमारी नई पीढ़ी संस्कृति और इतिहास से दूर होती जा रही है। सरकार और फिल्म निर्माताओं को भी ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो युवाओं के लिए प्रेरणा बन सके। फिल्म में कोहुलू गीत को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि पुराने समय में पहाड़ में मीडिया न होने के कारण घड़िया गीत ही जन संदेश का माध्यम होते थे। इस गीत में भी इंद्रमणि बडोनी के जीवन और संघर्ष की झलक दिखाई जाएगी। भंडारी ने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्री बडोनी जी के जीवन के संघर्ष, राज्य निर्माण आंदोलन और उनके विचारों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जनता और युवा दर्शकों तक बडोनी जी की असली गाथा पहुंचे। ये फिल्म उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। देखिए, इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के प्रोदय गांधी के नाम से विख्यात हैं और उत्तराखंड राज्य निर्माण के जननायक हैं। और ये इतना बड़ा दर्शन है, एक विचार है। आज इंद्रमणि बडोनी एक विचार है, जिस विचार को हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे देश में और हमारे जो युवा पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उन तक वो विचार जाना चाहिए। क्योंकि अब जो आदमी यहाँ पर राज्य बनने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ होगा, उसको तो पता भी नहीं है कि कोई बडोनी जी थे। तो न तो हमारी सरकार ने उस बडोनी जी के जो पाठ्यक्रम है, उनका जीवन दर्शन है, न तो उसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और न ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं कहीं के भी, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है कि सरकार की ओर से हो या हमारे फिल्म मेकर्स की ओर से हो। कोई प्रोत्साहन नहीं है कि हम इन चीजों को दिखाएं जो हमारे बच्चों के लिए आइडल बने। तो हम लोगों ने जो है एक कोशिश की है कि जो बडोनी जी की जीवनी रही है, जो उनका जीवन संघर्ष रहा है, जो उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए योगदान दिया है, वो सब हम जो है जनता के बीच लाएं, नई जो हमारी पीढ़ी, नए बच्चे हैं उनके सामने लाएं। तो हम उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जननायक इंद्रमणि बडोनी के नाम से, और उनके जीवन की, उनके संघर्ष की पूरी कहानी इसमें होगी। देखिए, इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के, तो इंद्रमणि बडोनी जी की 100वीं वर्षगांठ पर आपको बता दें धूमधाम के साथ ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। 100वीं जयंती पर डॉक्यूमेंट्री का फिल्मांकन शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड में जननायक इंद्रमणि बडोनी बहुत प्रसिद्ध है और उनकी 100वीं जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। जयंती पर डॉक्यूमेंट्री का फिल्मांकन यहाँ पर रखा गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इंद्रमणि बडोनी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, जिससे कि नई पीढ़ी को उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अवगत कराया जा सके। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम बड़ा हादसा टल गया। यहाँ पर घनानंद इंटर कॉलेज के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई की ओर जा गिरी, लेकिन बीच में पेड़ों में फंस जाने से कार पूरी तरह नीचे नहीं लुढ़की। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत चालक को कार से निकालकर निजी वाहन से मसूरी उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। लोगों का आरोप है कि घटना की जानकारी करीब 1 घंटे पहले ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन ना तो पुलिस पहुंची और ना ही एम्बुलेंस। स्थानीय निवासियों ने मसूरी की व्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह पैरालाइज हो चुका है। उनका कहना है कि सरकार दुर्घटना के समय अलर्ट रहने की बात करती है, लेकिन जमीन पर 108 एम्बुलेंस और पुलिस की खुली लापरवाही साफ तौर पर देखी जाती है। मसूरी में ये कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बेकाबू होकर ये कार खाई में गिरी, लेकिन कार झाड़ियों में फंस गई, जिसके चलते कार सीधे ज़मीन के संपर्क में नहीं आई। हालांकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और निजी वाहन से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं लोगों में भी इस घटना के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 108 और पुलिस को इस घटना की जानकारी 1 घंटे पहले दे दी गई थी, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद स्थानीयों ने बमुश्किल कार चालक को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। जितनी भी हमारे जो लोग बोलते हैं ना, स्वास्थ्य कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, हमारे पुलिस प्रशासन। अभी यहाँ पे जो है किसी की जिंदगी बचाने के लिए हम 108 को फोन करते हैं, 108 को 1-1.5 घंटा पहले कॉल जाती है, 108 यहाँ पे नहीं पहुँचती है। फिर भी कहते हैं यार स्वास्थ्य है मसूरी में, कहाँ है यहाँ पे 108 वाले क्या कह रहे हैं? 108 वाले कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी अभी क्या सुबह खोली है या वहाँ फंसी हुई है। अगर मान लीजिए मसूरी में कोई चीज होती है, कोई घटना होती है, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये बात करना चाहता हूँ और अपने जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी ये बात करता हूँ। मसूरी इतनी बड़ी सिटी है, जौनपुर से लेकर पूरा इसमें जब मसूरी के लिए वो करता है, यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, अभी तक यहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची। आपने कैसे भेजा मरीज को? मरीज को हमने पर्सनल गाड़ी से भेजना पड़ा यहाँ पे, पुलिस वालों को फोन करे, पुलिस वाले अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। इतनी भी वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को धारी ब्लॉक स्थित हिमगिरी स्टेडियम लेटी बुंगा में पहुंचे, जहां सीएम ने जिलों की 112.34 करोड़ की 17 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया।
साथ ही मुख्यमंत्री ने 41.60 करोड़ से 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि ये सौगातें उत्तराखंड के विकास में तेजी लाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी प्रदान की है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी, जो राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी और विकास को सुनिश्चित करेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।